सुनो, जिंदगी पुकार रही है तुमको, बढ़े चलो। दी स्टैंडर्ड कॉलेज, रोशन, पुरअज़्म और सेहतमंद मुस्तकबिल का अमीन। जिंदगी को बावकार तरीके से रवादावा रखने और नौजवानों के महफूज मुस्तकबिल के लिए स्टैंडर्ड कॉलेज ने ऑनलाइन क्लासेस का आगाज किया है, ताकि हमारे बच्चे तालीम की शाहराह पर गामजन रहें। गैर यकीनी हालात में यकीनी मुस्तकबिल। दी स्टैंडर्ड कॉलेज के साथ एडमिशन ओपन। FSC, ICS, ICOM, FA, BS Zoology, Chemistry, Physics, Math, CS, IT, Economics, English, Psychology, BBA, BA, BSc, BCom। आए पाकिस्तान को आगे बढ़ाएं, मुहतात होकर और एतमाद के साथ। दी स्टैंडर्ड कॉलेज, गर्ल्स कैंपसेस, पेरिस रोड, हाजीपुरा रोड, सैदपुर रोड खिचियां, बॉयज कैंपस, सर्कुलर रोड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, हमने जो लास्ट टाइम चीज़ें जो की वो हमने बेसिकली जो है वो अल्कीन को स्टार्ट कर रखा था, जिसके अंदर हमने सबसे पहले जो है वो अल्कीन के जो है वो उसके बारे में हमने जो इन्फॉर्मेशन थी उसको पढ़ा बच्चों। उसके जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशंस को स्टडी किया। उसके बाद हमने इसकी प्रॉपर्टीज़ को देखा कि हमारे पास इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। बच्चों, आपके पास केमिस्ट्री के अंदर जब भी आप किसी चीज की बात करते हैं तो आप उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी को जरूर डिस्कस करते हैं, ठीक है जी। उसके बाद हमने देखा कि इसकी रिएक्टिविटी क्या होती है, लो होती है, हाई होती है। तो ऑब्वियसली अल्कीन की जो रिएक्टिविटी है स्टूडेंट्स वो हाई होती है, ठीक है। और वो क्यों होती है उसकी रीजन मैंने आपको बताई थी। फिर हम रिएक्शंस की तरफ चल दिए और रिएक्शंस में हमने जो है वो अभी तक जो है वो सिर्फ जो है वो 4 रिएक्शंस कर पाए थे हम लोग, जिसमें हमने एडिशन ऑफ हैलोजेंस तक पढ़ा था। और एडिशन ऑफ हैलोजेंस में बच्चों हमने उसका मैकेनिज्म भी देखा। तो मैकेनिज्म के बारे में अगर बात की जाए तो बेटा मैकेनिज्म कुछ इस तरह से होता है। मैकेनिज्म ये चीज है कि किसी चीज को पूरी तरह से एक्सप्लेन करके बयान करना। जिस तरह से आपके उर्दू के सब्जेक्ट की बात कर ली जाए तो आप जानते हैं कि तशरीह होती है आपके पास, तो एक इतना सा जो है वो शेर आता है 2 लाइंस का, तो आप उसकी तशरीह में जो है वो 2 to 3 पेजेस जो है वो आराम से लिख देते हैं। मतलब कि आप उसमें चीज को एक्सप्लेन कर रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो इसमें मैकेनिज्म में यही चीज होती है कि हम सिंगल स्टेप को, सिंगल एलिमेंट को, एटम को, स्पीशीज को, इलेक्ट्रोफाइल को, न्यूक्लियोफाइल को, ईच एंड एवरीथिंग को हम बड़ा जो है वो डीप जाके देखते हैं, पढ़ते हैं और समझते हैं और देखते हैं कि किसने किस पे अटैक किया, किसके ऊपर अटैक हुआ, कहां पे जो है वो रीअरेंजमेंट हुई, कहां पे सब्स्टिट्यूशन हुई और किस तरह से हमारे पास जो है वो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जो है वो कन्वर्जन हो गई है। तो बच्चों, हम जो आज हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं पेज नंबर 155 के ऊपर हमारा रिएक्शंस ऑफ अल्कीन का टॉपिक है, हेडिंग है एडिशन ऑफ हाइपोहैलस एसिड, ठीक है जी। तो बच्चों हम बात करते हैं जी, टॉपिक हमारा रिएक्शंस ऑफ अल्कीन्स, ठीक है बच्चों। और हमारा जो इसमें आ जाएगा हेडिंग आ जाएगी वो होगा एडिशन ऑफ हाइपोहैलस एसिड, ठीक हो गया बच्चों। तो इसमें हमने हाइपोहैलस एसिड की अगर बात की जाए तो ये होता है HOX, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है बच्चों। फर्स्ट ऑफ ऑल ये कहता है, आपकी बुक कहती है पेज 155 के ऊपर कि अगर हम हैलोजिनेशन करें किसकी, अल्कीन की, मतलब कि डबल बॉन्ड की, तो बेटा आपके पास अगर इस प्रोसेस को करवाया जाए एक्वस सॉल्यूशन के अंदर, लिक्विड के अंदर, तो आपके पास जो प्रोडक्ट्स बनते हैं मेरे बच्चों वो बनते हैं हेलो अल्कोहल, जिसको हम दूसरे लफ्जों में जो है वो हेलोहाइड्रिन भी कहते हैं। कहता है इस रिएक्शन में क्या होता है आपके पास, सबसे पहले आप देखें तो आपको हाइपोहैलस एसिड खुद से बनाना पड़ता है, जिसको हम क्या कहते हैं HOX। ये जो है इसको पहले आपको फॉर्मुलेट करना पड़ेगा। और इसके आपके पास बेटा रिएक्टेंट्स क्या होंगे, इसके रिएक्टेंट्स होंगे आपके पास X2 and reacts with the molecule of water which is H2O। तो बच्चों आपके पास ये क्या बनेगा, ये बनेगा बेटा HOX और प्लस क्या आ जाएगा HX। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात कर लेते हैं इनकी बैलेंसिंग ऑफ द इक्वेशन की। तो बेटा आपके पास जो है वो X कितने हैं, X आपके पास बच्चों 2 है, तो बेटा 1 ये है और 1 ये है। तो आपके हैलोजन जो है वो स्टेबल हो गए, सेटिस्फाई हो गए। हाइड्रोजन आपके पास कितने हैं, वो भी आपके पास 2 है, तो 1 ये एंड सेकंड 1 इज दिस। तो बेटा आपके पास ऑक्सीजन कितने हैं, तो आपके पास सिर्फ एक ही था, वो आपके पास यहां पे है। तो बच्चों आपको एक्स के बारे में पता होगा
पहले भी हम इसके बारे में बात कर चुके हैं। एक्स बेसिकली जो है वो हैलोजेंस होते हैं जिसमें एलिमेंट्स आ सकते हैं, इट मे बी अ फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। नीचे भी बेटा दो एलिमेंट्स होते हैं, एस्टाटीन और टेनिसीन, लेकिन हम उनको जो है वो इनके अंदर शामिल नहीं करते बिकॉज ऑफ देयर रिएक्टिविटी एंड द डिफरेंट नेचर फ्रॉम इट्स आउन ग्रुप, आउन फैमिली। तो इसलिए हम जो हैलोजेंस में बात करते हैं वो मोस्टली फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन की ही होती है। तो आइए चलते हैं हम अपने एग्जैक्ट रिएक्शन की तरफ जो कि हमारा था, और वो क्या था कि हम जब अल्कीन को रिएक्ट करवाते हैं हाइपोहेलस एसिड के साथ तो हमें हेलोहाइड्रिन या हेलो अल्कोहल्स मिलते हैं। तो आइए बच्चों, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। बच्चों ये बेसिकली जो है वो आपके पास ये यही कंपाउंड है CH2 डबल बॉन्ड CH2। लेकिन मैंने इसको इस तरह से किस लिए लिखा है, सिर्फ इसलिए कि क्योंकि ये बुक के ऊपर बिल्कुल इसी तरह से जो है वो मौजूद है, तो आपको इसमें कोई प्रॉब्लम ना हो, आपको इसको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर सकें। आगे आ जाएं, HOX है जो कि आपका क्या है, हाइपोहेलस एसिड है। तो बच्चों आपके पास इनको बॉन्डिंग को मेंटेन रखने के लिए आपके पास दो स्पीशीज हैं इसके अंदर, एक हाइड्रोक्सी ग्रुप है और एक आपके पास हैलोजन ग्रुप है। तो बेटा आप किसी भी एक कार्बन को हाइड्रोक्सी ग्रुप दे दें और किसी भी एक को हैलोजन ग्रुप दे दें। लेट्स से हम करते हैं जी क्या कि हैलोजन हमने दे दिया इस कार्बन को और हाइड्रोक्सी ग्रुप दे दिया इस कार्बन को। तो बेटा जो आपका प्रोडक्ट आएगा वो क्या आएगा बच्चों, वो H जो पहले से ही मौजूद था, ये भी पहले से ही मौजूद था। अब तीसरी जो नई चीज इसके अंदर गई वो गया X विच इज एक्चुअली अ हैलोजन। दूसरी चीज H पहले से ही मौजूद था, H पहले से ही मौजूद था और नीचे इधर क्या आ गया OH। तो बच्चों इसको आप क्या कहते हैं, इसको आप कहते हैं हेलोहाइड्रिन या हेलो अल्कोहल्स भी कहा जाता है। अब इसमें क्या होगा कि कार्बन यहां पे दो बॉन्ड्स बना रहा था, ये भी कार्बन दो बॉन्ड्स बना रहा था, तो कार्बन ने अपनी वैलेंसी जो कि 4 होती है उसको सेटिस्फाई करने के लिए आपस में जो है वो डबल बॉन्ड को क्रिएट किया। तो बेटा जब यहां पे मजीद एक एक बॉन्ड जो है वो कार्बन के ऊपर आ गया तो क्या हुआ, डबल बॉन्डिंग जो है वो खत्म हो गई और आपका कंपाउंड क्या हो गया, सैचुरेटेड कंपाउंड हो गया। तो अगर आप बुक में देखें तो नीचे वो लिखता है बड़े वाज़े अल्फाज के अंदर कि यहाँ पे जो X है इट मे बी क्लोरीन और ब्रोमीन। और बेटा आप इस बात को भी देखें कि फ्लोरीन और आयोडीन क्यों नहीं है। उसकी एक मेन वजह ये होती है कि जिस तरह से हमने हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन्स में पढ़ रखा है कि फ्लोरीन क्योंकि मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट होता है, बड़ा वाइग्रसली रिएक्ट करता है और इट मे बी एक्सप्लोड समटाइम्स, तो इसी तरह से हम फ्लोरीन को यूज नहीं करते इसी एक वजह से। तो आयोडीन जो है बच्चों आपके पास वो लीस्ट रिएक्टिव होता है बिकॉज ऑफ इट्स लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और लोएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो उसको भी हम यूज नहीं करते क्योंकि उसका रिएक्शन बहुत ज्यादा स्लो होता है। आइए बच्चों नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास ऑक्सीडेटिव टाइप ऑफ रिएक्शन आ जाते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस इनको हम कहेंगे। तो इसमें जो हेडिंग है आपके पास वो क्या है बच्चों, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन्स। ठीक है जी, इसमें आपने ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन करनी है। तो बच्चों इसमें बताता है कि अल्कीन्स को जब हम मिक्स करते हैं ऑक्सीजन के साथ या एयर के साथ, आप जानते हैं कि एयर के अंदर भी अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जो है परसेंटेज इसमें मौजूद होती है, और किसकी प्रेजेंस में बेटा, सिल्वर ऑक्साइड की प्रेजेंस में, हाई टेम्परेचर पे और हाई प्रेशर के ऊपर। तो जो कंपाउंड्स आपके पास प्रिपेयर होते हैं, प्रोडक्ट जो आपको मिलता है वो एपॉक्साइड्स होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एपॉक्साइड्स होते क्या है। तो बच्चों मैं इधर रिएक्टेंट लिखने वाला हूं, तो ये क्या है जी, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस हाफ मोल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है जी, हाफ मोल ऑफ ऑक्सीजन बेटा के आधा मोल लिया है आपने किसका, ऑक्सीजन का। और आपके पास जो इसके अंदर रिएक्टेंट कैटलिस्ट है वो सिल्वर ऑक्साइड है, और टेम्परेचर चूंकि उसने हाई टेम्परेचर और प्रेशर की बात की थी तो वो आपके पास इधर उसने 300 डिग्री सेल्सियस ले रखा है। तो बच्चों देखिएगा इस हाफ मोल को अगर आप वैसे समझना चाहते हैं, अगर देखें ना कोई चीज 2 है तो उसका हाफ आप करेंगे तो कितनी रह जाएंगी, 1 रह जाएंगी। अगर आप इस तरह समझ लें तो भी बेहतर है, और अगर आप इस 2 को इस 2 से कैंसिल कर दें तो भी ये बेहतर है। तो क्या होगा, ऑक्सीजन की बॉन्डिंग टेंडेंसी चूंकि 2 है, 2 बॉन्ड बनाता है, तो बेटा ये कुछ इस तरह से बॉन्डिंग कर लेगा, ये ऑक्सीजन और ये इस तरह से, ये CH2 इधर ही रह गया, ये CH2 जो है वो आपके पास इधर ही रह गया और एक बॉन्ड यहां पे प्रिपेयर हो गया। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो चीज देख रहे हैं, जो चीज हमें विजुअली एक्टिव है वो ये है कि हमारा डबल बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो गया। क्यों ब्रेक हो गया बच्चों, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल पिछले वाला सीन था कि कार्बन 2 बॉन्ड बना रहा था हाइड्रोजन के साथ, तो इसने क्या किया, एक बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ बना लिया। ठीक है, इस कार्बन ने भी और इस कार्बन ने भी, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं कार्बन की वैलेंसी 4 जो है वो सेटिस्फाई है,
1 2 और 2 बॉन्ड जिसके साथ और 4 बॉन्ड सेटिस्फाई। यहां पे भी सेम केस है 1 and 2 और 2 बॉन्ड्स इधर और 4 बॉन्ड सेटिस्फाई। जिस तरह आप कहते हैं कि कार्बन जो है वो 4 बॉन्ड्स प्रिपेयर करता है, 4 बॉन्ड्स बनाता है, इसी तरह से बेटा ऑक्सीजन 2 बॉन्ड्स जो है वो बनाता है। तो यहाँ पे देखिए इसकी भी बॉन्डिंग टेंडेंसी सेटिस्फाई है क्योंकि ऑक्सीजन 2 बॉन्ड जो है वो स्टेबली जो है वो उनको प्रिपेयर कर रहा है। नेक्स्ट देखें तो इसका जो दूसरा आपके पास है रिएक्शन वो क्या है बेटा, आपके पास CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। तो बच्चों यहाँ पे भी क्या आ गया आपके पास, हाफ मोल ऑफ ऑक्सीजन आ गया। तो बच्चों इसके अंदर भी ऑब्वियसली आपके पास कैटलिस्ट वही होगा, Ag2 ऑक्सीजन मतलब कि सिल्वर ऑक्साइड एट 300 डिग्री सेल्सियस। तो बच्चों यहाँ पे देखें आपके पास सारा प्रोडक्ट वही आएगा। ये वाला CH3 चूंकि स्टेबल है, 4 के 4 बॉन्ड प्रिपेयर कर रहा है सैचुरेशन फॉर्म के अंदर, तो ये इसके अंदर पार्टिसिपेट नहीं करेगा। ऑक्सीजन कहां पे जाएगा, ऑक्सीजन जाएगा बेटा इन 2 कार्बन के दरमियान। तो आपके पास जो प्रोडक्ट इधर आ जाता है वो क्या आ जाता है, वो है जी बच्चों आपका CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 और ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन। तो आप इस कंपाउंड को जो है वो बैलेंस करके चेक कर लें, इनकी वैलेंसी चेक कर लें, तो सारे के सारे एलिमेंट्स की जो है वो बॉन्डिंग टेंडेंसी जो है बच्चों वो कंप्लीट है। इसी तरह से हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं जो कि हमारे पास है हाइड्रोक्सिलेशन। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी बच्चों हाइड्रोक्सिलेशन, ठीक है जी। अच्छा जी, इससे मुराद क्या है, इससे मुराद बेटा हाइड्रोक्सिलेशन इसको इसलिए कहा जाता है कि ग्लाइकोल कंपाउंड्स बनाता है। ग्लाइकोल कंपाउंड से मुराद ये है कि आपके पास जो भी 2 नेबरिंग कार्बन एटम्स होंगे जिनके दरमियान डबल बॉन्ड मौजूद होगा, ठीक है, अल्कीन जो पढ़ रहे हैं हम लोग, तो ऐसे कोई भी 2 कार्बन जिनके दरमियान डबल बॉन्ड होगा, क्या हो जाएगा, उन दोनों कार्बन्स के ऊपर बेटा आपके पास OH अल्कोहलिक ग्रुप जो है वो आ जाएगा, जिसको हम हाइड्रोक्सी ग्रुप भी कहते हैं। तो इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, हाइड्रोक्सिलेशन, मतलब कि हम इसके अंदर हाइड्रोक्सी ग्रुप जो है वो किसी भी कंपाउंड के अंदर ऐड कर रहे हैं। तो इसमें देखिए इसकी डिस्क्रिप्शन में क्या कहता है कि जब हम अल्कीन्स को रिएक्ट करवाते हैं माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के साथ, तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से मुराद ये है कि नॉर टू स्ट्रॉन्ग नॉर टू वीक। तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट्स के साथ जब हम रिएक्ट करवाते हैं लाइक 1% dilute alkaline KMnO4 which is actually या पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन, जिसको हम बेयर्स रिएजेंट भी कहते हैं लो टेम्परेचर के ऊपर, तो हाइड्रोक्सिलेशन जो आपकी डबल बॉन्ड की वो रिजल्ट क्या करती है, सबसे पहले तो बच्चों को क्या हो जाता है कि वो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है, और उसके बाद वो क्या होता है आपके पास विसिनल ग्लाइकोल्स, मतलब कि नेबरिंग कार्बन एटम्स के ऊपर जो है वो 2 अल्कोहल जो है वो आपके पास अपेयर हो जाते हैं। तो जो पिंक कलर है KMnO4 सोल्यूशन का वो डिस्चार्ज हो जाता है, जो कि इस बात की जो है वो अलामत होती है, एक जो है वो जो आपके पास जो सिग्नल होता है कि हमारा रिएक्शन जो है वो कंप्लीट हो गया है। और लास्ट में बताता है कि ये जो टेस्ट है ये किस लिए यूज किया जाता है, फॉर द प्रेजेंस ऑफ अनसैचुरेशन इन द मॉलिक्यूल, ये चेक करने के लिए। बच्चों देखिए ना, अगर आपके पास बीकर पड़ा हुआ है तो बीकर के अंदर कोई भी सोल्यूशन है तो आप उसको जो है वो उसके बारे में कोई राय नहीं दे सकते हैं कि इसके अंदर डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है या सिंगल बॉन्ड है, तो उसको बेटा आपको चेक करना पड़ेगा। तो जब बेयर्स रिएजेंट विच इज KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट आप उसके अंदर डालेंगे और आपके पास जो है वो अपना कोई सिग्नल देगा, तो इस तरह का सिग्नल देगा कि आपको बताएगा कि हम इसके अंदर डबल बॉन्ड मौजूद है या नहीं है। एनीवे हम इसके अंदर जो है वो रिएक्शन करते हैं, तो आप देखें आपके पास इसके अंदर उसने क्या लिया हुआ है। सबसे पहले बेटा उसने बच्चों आपके पास 3 जो है वो अल्कीन्स लिए हुए हैं, CH2 डबल बॉन्ड और CH2। उसके बाद बच्चों उसने क्या किया हुआ है, उसने पोटेशियम परमैंगनेट के मॉलिक्यूल 2 लिए हुए हैं, 2KMnO4, और बाद में उसने मॉलिक्यूल ऑफ वाटर लिए हुए हैं, और वो कितने हैं, 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। तो बच्चों ये जो एरो होता है ना, इसके ऊपर कोई भी जो चीज होती है वो बेसिकली कंडीशन होती है, तो इसमें कंडीशन उसने लगाया हुआ है कोल्ड। कोल्ड से मुराद है कि टेम्परेचर आपने ऊपर डिस्क्रिप्शन में भी पढ़ा कि लो टेम्परेचर के ऊपर ये होगा, तो आपके पास जो प्रोडक्ट आएगा वो क्या आएगा बेटा, वो आपके पास आता है CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और OH एंड OH, ठीक हो गया। जो बाकी जो आपके पास साइड प्रोडक्ट या बाय प्रोडक्ट होगा वो हो जाएगा 2MnO4 प्लस, और साथ क्या आ जाएगा, 2 पोटेशियम हाइड्रोक्साइड्स। तो बच्चों देखिएगा इसके अंदर हमारे पास जो एक सिंपल अल्कीन थी उसकी हाइड्रोक्सिलेशन हो गई, और बाकी बाय प्रोडक्ट जो है हमें MnO4 वगैरह जिसको हम मैंगनीज ऑक्साइड कहते हैं
और KOH जिसको हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं बच्चों, वो हमें क्या हो गया है, वो हमें हासिल हो गया है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पे। तो बेटा आपके पास कंबस्शन है जो कि आपने अल्केन के अंदर भी पढ़ा, तो मैं इसकी टाइप ऑफ हेडिंग लिख देता हूं, कंबस्शन, जिसको मैंने बताया था कि जलने का अमल करार दिया जाता है। तो कंबस्शन में क्या होता है तो कहता है अल्कीन्स को अगर आप बर्न करते हैं, अल्कीन्स की अगर आप कंबस्शन करते हैं तो ऑब्वियसली पहली तो बात यह है कि आप उसको इन द प्रेजेंस ऑफ जो है वो बेटा ऑक्सीजन ही करेंगे, तो आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा और वाटर वेपर्स मिलेंगे। तो कहता है इथीन जो है वो एक्सप्लोसिव मिक्सचर करता है जब वो रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ या एयर के साथ। बच्चों अगर आप देखें जो है वो आपके पास उसने बुक में लिखा हुआ, चले हम भी वैसे लिखते हैं C2H4, तो बेटा ये इथीन ही है। देखिए ना इधर मैंने खोल के कहीं पे लिखा होगा ये, तो कार्बन कितने हैं 1 and 1 2, और ऑक्सीजन हाइड्रोजन कितने हैं, सॉरी 2 and 2 4, तो बेटा ये वही चीज है। बस फर्क ये है कि ये आपके पास स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है, स्ट्रक्चर खोल के दिखाया हुआ है, और ये आपके पास कौन सा है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, जिसको उसने कंडेंस फॉर्म के अंदर लिखा हुआ है। इसको आप रिएक्ट करवा रहे हैं क्योंकि ऑक्सीडेशन करवानी है, तो ऑब्वियसली हमें जो है वो ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होगी, और बेटा फ्लेम चाहिए होता है किसी भी चीज को इग्नाइट करने के लिए। जिस तरह घर में आप स्टोव भी ऑन करते हैं तो आपको उसके लिए मैच बॉक्स या कोई आपका जो लाइटर गन होती है वो रिक्वायर्ड होती है, तभी आप आग जला सकते हैं। तो बच्चों आपके पास जो प्रोडक्ट आ जाएगा वो क्या आता है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, मैंने पहले लिख लिया है, कोई मसला नहीं, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, और साथ क्या आ जाएगा, हीट। क्योंकि बच्चों मैंने आपको बताया था कि जब भी आप किसी चीज को जलाएंगे, कंबस्शन करेंगे, तो ऑब्वियसली जरूर जो है वो हीट प्रोड्यूस होगी। तो आइए हम अपना बैलेंसिंग फैक्टर देख लेते हैं। तो कार्बन आपके पास 2 थे, तो बेटा 2 1 2, तो ये आपके पास स्टेबल है। हाइड्रोजन 4 थे, 2 into 2 4, ये स्टेबल है। ऑक्सीजन कितने थे, 3 into 2 6 थे, तो बेटा 2 1 2 और 2 into 2 4, और बेटा 4 + 2 क्या होता है आपके पास 6, तो इसका मतलब ये है कि ऑक्सीजन भी आपके क्या है, इसके अंदर स्टेबल है। और ये हमने क्या की है, ये हमने कंबस्शन ऑफ जो है वो अल्कीन्स की है। बच्चों नेक्स्ट जो है आपके पास टॉपिक है आपका ओजोनोलाइसिस, बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। ओजोनोलाइसिस तो सबसे पहले तो बताता है कि ऑक्सीजन की एक एलोट्रोपिक फॉर्म है, ऑक्सीजन की एक एलोट्रोपिक फॉर्म है। एलोट्रोप्स आपने पढ़े हुए हैं चैप्टर नंबर 6 के अंदर, बुक 1 के अंदर, के डिफरेंट फॉर्म्स देना। तो कहता है कि ओजोन, देखें ना आप, आपके पास O ऑक्सीजन अकेला भी ऑक्सीजन है, लेकिन O2 की फॉर्म में है तो ऑक्सीजन गैस है, लेकिन O3 की फॉर्म में है तो क्या है, ओजोन लेयर है, जो कि आपने पढ़ा हुआ है कि वो जो है वो एक फ्यू किलोमीटर्स ऊपर जो है वो हमारे पास मौजूद होती है, और सनलाइट की जो रेज होती हैं उनको फिल्टर करती है। इसमें कहता है कि ओजोन जब रिएक्ट करता है किसके साथ, एल्कीन जब रिएक्ट करती है अल्कोन ओजोन के साथ, तो बच्चों ये बड़ा वाइग्रस रिएक्ट करती है, और हमारे पास जो फर्स्ट प्रोडक्ट आता है वो अनस्टेबल मोल ओजोनाइड आता है। क्या आता है, अनस्टेबल मोल ओजोनाइड, मतलब कि जो मोल ओजोनाइड बनता है वो स्टेबल नहीं होता है, लेकिन बाद में वो अपने आप को रीअरेंज करता है, अपने आप को स्टेबल फॉर्म में लेके आता है, और एक स्टेबल जो है वो ओजोनाइड आपके पास प्रिपेयर हो जाता है। तो आइए हम पहले से रिएक्शन करते हैं। सबसे पहले तो बेटा आपके पास क्या है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 plus O3 which is actually an ozone। जब ये प्रोडक्ट आपके पास बनेगा तो बेटा क्या बनेगा, ये आपके पास आ जाएगा कार्बन, ये आपके पास हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये भी क्या है कार्बन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, मतलब कि अल्कीन की फॉर्म जो है वो उसी तरह से हमने रहने दी। उसके बाद देखें तो बच्चों आपके पास क्या आ जाता है, ऐसा करते हैं हम इनको सीधा कर लेते हैं कार्बन को, क्योंकि ऑक्सीजन भी आने हैं हमारे, तो ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये बॉन्डिंग सिंगल हो गई। बच्चों क्यों सिंगल हो गई हमारे पास, क्योंकि ये हमारे पास जो है वो ऑक्सीजन जो है वो अपने आप को इधर एडजस्ट करना चाह रहे हैं। अगर आप देखें तो कार्बन के चारों बॉन्ड पूरे हैं, इधर 1 2 3 4। अगर आप देखें तो कार्बन के यहां पे भी 1 2 3 4 चारों बॉन्ड जो है वो बिल्कुल स्टेबल है। अगर आप देखें ऑक्सीजन का बेटा 1 2 पूरा, इस ऑक्सीजन का 1 2, इस ऑक्सीजन का 1 2, लेकिन फिर भी ये अपनी नेचर में जो है वो स्टेबल नहीं होते हैं, तो इसको हम कहते हैं अनस्टेबल मोल ओजोनाइड। तो बेटा वेरी नेक्स्ट स्टेप के अंदर ये क्या करेगा, ये जो है रीअरेंजमेंट करेगा, अपने आप को रीअरेंज करेगा, ठीक है। तो क्या होगा, सिर्फ ये सेंटर वाला ऑक्सीजन ऊपर चला जाएगा, बाकी आपकी बॉन्डिंग जो है उसमें किसी किस्म का चेंज नहीं आएगा। तो कार्बन आपके पास ये हाइड्रोजन हो गया, ये आपके पास हाइड्रोजन हो गया, ये हाइड्रोजन हो गया,
ये हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, और ये आपके पास इस तरह से जो है वो बेटा आपके पास एक फॉर्म जो है वो क्रिएट हो जाएगी। तो बेटा इसके अंदर ये बताया कि इसने अपने आप को रीअरेंज करना है, और इसमें सिर्फ ये वाला जो ऑक्सीजन है ये यहां से जो है वो ऊपर की जानिब चला जाएगा, और इसकी डायरेक्ट बॉन्डिंग हो जाएगी किसके साथ? कार्बन के साथ। यहां पे भी बच्चों अगर आप देख लें तो आपके कार्बन, आपके ऑक्सीजन, आपके हाइड्रोजन सभी स्टेबल है, और ये आपके पास स्टेबल जो है, स्टेबल ओजोनाइड जो है वो आपके पास आ जाएगा। और ये किस तरह से आया, इसके लिए आपको कोई कैटलिस्ट देने की जरूरत नहीं पड़ी बेटा, इसने अपने आप को रीअरेंज किया है। आगे बताता है कि ओजोनाइड जो है वो अनस्टेबल कंपाउंड्स हैं, और ये रिडक्शन शो कर देते हैं जब आप इनको रिएक्ट करवाते हैं वाटर के साथ या जिंक के साथ। और जब बेटा ये रिड्यूस होते हैं, जब ये रिड्यूस होते हैं तो ये कार्बोनाइल कंपाउंड्स में चले जाते हैं, और कार्बोनाइल कंपाउंड्स की बेस्ट एग्जांपल है एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। तो आइए देखते हैं इसी एक कंपाउंड को। मैं इसी कंपाउंड को जो है वो यहां पे लिखता हूं जो आपका बेसिकली है। तो बेटा ये क्या आ गया आपके पास? कार्बन, ये हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एंड दिस। तो बेटा हम इसको रिएक्ट करवा रहे हैं किसके साथ? मॉलिक्यूल ऑफ वाटर के साथ। किसके साथ रिएक्ट करवा रहे हैं? हम इसको रिएक्ट करवा रहे हैं मॉलिक्यूल ऑफ वाटर के साथ। तो H2O। तो बच्चों अगर आप इसका प्रोडक्ट देखें तो इसका प्रोडक्ट आपके पास क्या आता है? डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, H2 एंड O2। बच्चों H2 और O2 क्या होता है? ये बेसिकली हाइड्रोजन परऑक्साइड होता है। और ये जो कंपाउंड है आपके पास, इसको मैं खुले में लिखता हूं थोड़ा सा। तो ये मैंने आपको कुछ यूं समझाया था कि बच्चों कार्बोनाइल कंपाउंड, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, अगर तो कार्बोनाइल कंपाउंड्स की एक भी जानिब, एक भी साइड पे हाइड्रोजन मौजूद हो तो वो एल्डिहाइड होगा, और अगर दोनों साइड्स पे हाइड्रोजन मौजूद है तो फिर भी वो क्या होगा? एल्डिहाइड, और उसका नाम क्या हम लेंगे? फॉर्मल्डिहाइड। अब बच्चों जो हमारे पास हाइड्रोजन परऑक्साइड आया है जिसको H2O2 हम कहते हैं, उसको हम रिएक्ट करवा रहे हैं किसके साथ? उसको हम रिएक्ट करवा रहे हैं जिंक के साथ। तो H2NO2 प्लस ZNO। तो बच्चों आपको पता है ZN, सॉरी बाद में ZNO बनेगा। आपको पता है कि जिंक एक एम्फोटेरिक कंपाउंड है जो कि जिंक ऑक्साइड बड़ा अच्छा बनाएगा। तो ये क्या करेगा? इसका ऑक्सीजन एक ले लेगा, और आपके पास जो है बच्चों वो प्रोडक्ट क्या आ जाएगा? ZNO, जिंक ऑक्साइड। जब एक ऑक्सीजन चला गया तो स्टेबल कंपाउंड, एक नेचुरल सॉल्वेंट विच इज नाउन एज H2O मॉलिक्यूल ऑफ वाटर जो है वो आपको हासिल हो जाएगा। तो बच्चों आपके पास ये भी जो है ओजोनोलाइसिस फिनोमेना भी जो है इसको यूज किया जाता है लोकेट करने के लिए, जगह जानने के लिए किस जगह पे डबल बॉन्ड जो है वो मौजूद है। ठीक है, क्योंकि अब आपके पास माइट पॉसिबल के चेन जो है वो 10 to 15 कार्बन एटम्स की हो। ठीक है, तो आपको पता नहीं है कि इसके अंदर डबल बॉन्ड कहां पे मौजूद है। बोर्ड पे जब लिखा हो तो आप देख सकते हैं यार ये डबल बॉन्ड मौजूद है, लेकिन जब आपके पास लैब के अंदर कोई कंपाउंड जो कि एल्कीन होता है तो उसमें आप देख के तो नहीं बता सकते कि डबल बॉन्ड कहां पे है। तो ओजोनोलाइसिस फिनोमेना जो है उसके अंदर यूज किया जाता है। नेक्स्ट बच्चों देखिएगा, पॉलीमराइजेशन है बच्चों के पास। पॉलीमराइजेशन कहते हैं किसको? पॉलीमर्स मीन लॉन्ग फॉर्म ऑफ चेन्स, कि किसी भी चीज की लंबी लंबी जो है वो चेन्स बनाना। ये मैं लास्ट रिएक्शन जो है इसको रिमूव कर रहा हूं, और इसीलिए रिमूव कर रहा हूं क्योंकि ऊपर वाला और नीचे वाला बिल्कुल सेम था। तो बच्चों लंबी लंबी चेन्स बनाना पॉलीमर्स। ठीक है, पॉली मीन्स मैनी, मर मीन मोनोमर्स। तो इसमें भी यही बताता है कि इस प्रोसेस के अंदर छोटे छोटे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो कि मोनोमर्स होते हैं आपस में कंबाइन होते हैं, एक लार्जर मॉलिक्यूल बनाते हैं जिसको हम किसका नाम देते हैं? पॉलीमर का नाम देते हैं। तो इथीन जो है 400 डिग्री सेल्सियस पे और 100 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर पॉलीमराइज करती है अपने आप को, और क्या प्रोडक्ट आता है? पॉलीथीन आता है। तो बच्चों गौर करिएगा, आपके पास यहां पे क्या है जी? CH2 डबल बॉन्ड CH2, और कंडीशन उसने जो बताई है आपको 400 डिग्री सेल्सियस और 100 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वो आप इधर लिख सकते हैं 400 डिग्री सेल्सियस और 100 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, सॉरी ये डिग्री सेल्सियस नहीं था, ये प्रेशर था, 100 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो बच्चों आपके पास क्या होगा? आपके पास कंपाउंड उसने यूं शो कर दिया CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और ब्रैकेट में से आपके पास ये बाहर और साथ लिख दिया N। बच्चों ये N किस लिए यूज होता है? फॉर एग्जांपल आपके पास ये कंपाउंड है लेट्स से 50 कार्बन चेन का, 50 नंबर ऑफ कार्बन एटम्स का। तो बच्चों इसका मतलब ये तो नहीं कि हम उसको 50 कार्बन लिखने बैठ जाएंगे, वो तो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा। तो इसमें एक प्रोसेस उसने बता दिया कि जो लॉन्ग फॉर्म चेन्स हैं उनको आप N से शो कर दें। फॉर एग्जांपल ये CH2 है, आपके पास इसी तरह की चेन है जो कि कंसिस्ट कर रही है 20 कार्बन एटम्स पे। तो आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे N इज इक्वल्स टू 20, N इज इक्वल्स टू 20। तो
तो बेटा आप बाहर क्या लिख देंगे, आप इधर 20 लिख देंगे, जो कि इस बात की जो है वो रिप्रेजेंटेशन होगी, रिप्रेजेंट करेगा इस चीज को कि यार ये चेन जो है वो 20 कार्बन एटम्स की है। तो कहता है गुड क्वालिटी जो पॉलीथीन है वो आपको हासिल होते हैं जब आप इथीन को पॉलीमराइज करते हैं, किसकी प्रेजेंस में, एल्यूमिनियम ट्राई इथाइल की प्रेजेंस में या टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड की प्रेजेंस में। बेटा इनके फॉर्मूलाज, टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड होता है आपके पास Ti, ये टाइटेनियम, और टेट्रा मींस 4 और Cl मींस क्लोराइड। इसी तरह से एल्यूमिनियम ट्राई इथाइल, तो बेटा एल्यूमिनियम हो गया Al, इथाइल कहते हैं C2H5 और बाद में क्या आ गया बाहर आपके पास जो है वो 3 आ गया। तो बच्चों यहां तक आपके टोटल ये रिएक्शंस थे जो हमने किए, और ये ऑलमोस्ट जो है वो आपके पास टोटल मिला के 4 रिएक्शंस थे और उनकी आगे से सब्स टाइप्स थी, वो भी हमने इसके अंदर पढ़ ली। तो अब आज इसकी बात करेंगे हम किसकी, यूजेस ऑफ इथीन की, कि ये हमारे पास हमारी डेली लाइफ में या इंडस्ट्री में या लैब्स में ये हमारे पास यूज कहाँ पे होता है। तो सबसे पहले बताता है कि इसको हम यूज करते हैं मैन्युफैक्चर करने के लिए। पॉलीथीन एक प्लास्टिक मटेरियल है जिससे हम जो है वो टॉयज, केबल्स, बैग्स और बॉक्सेस बनाते हैं। बच्चों आपको पता है कि बच्चों के टायर्स जो हैं वो प्लास्टिक के होते हैं। आपके पास बैग से मुराद यहाँ पे शॉपर्स हैं जो अच्छी क्वालिटी और एक नॉर्मल और पुअर क्वालिटी के भी मौजूद होते हैं। केबल्स के ऊपर आपको पता है एक जो है वो उन्होंने एक लेयर चढ़ाई होती है प्लास्टिक की, तो वो भी जो है वो इथीन से ही प्रिपेयर की जाती है। उसके बाद आर्टिफिशियल रिपिनिंग ऑफ फ्रूट्स, मतलब कि बेटा अगर तो फल अपनी जो है वो मुद्दत के साथ पके तो बहुत ज़्यादा टाइम ले जाता है, लेकिन क्या होता है इथीन को यूज़ किया जाता है, कैल्शियम कार्बाइड की फॉर्म के अंदर भी इसको यूज़ किया जाता है। तो रात को जो है वो फल के ऊपर वो पत्थर की फॉर्म में होता है, स्टोनी लाइक स्ट्रक्चर, उसको रख दिया जाता है, तो सुबह तक क्या होता है आपका फल जो है वो पक चुका होता है। तो आर्टिफिशियल रिपेनिंग जो आपके पास रिपेनिंग मैन मेड इंसान की तरफ से करवाई जाती है। थर्ड पॉइंट इज इट इज यूज एज जनरल एनेस्थेटिक, मतलब कि बेहोशी के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जाता है हॉस्पिटल्स में या ड्यूरिंग फॉर द ऑपरेशन या अदर जो आपके पास होते हैं मामला उसके लिए। 4 पॉइंट है बेटा मस्टर्ड गैस जो है इसकी मदद से बनाई गई थी, इनकी मदद से, और सबसे पहले ये बनाई गई थी वर्ल्ड वॉर 1 में, और उसके अंदर इसको यूज किया गया, इसके बॉम्ब्स यूज किए गए, और इसको मस्टर्ड गैस का नाम इसलिए दिया क्योंकि इसका ऑर्डर जो था, जो स्मेल थी वो मस्टर्ड लाइक इसकी स्मेल थी। तो बेटा ये गैस नहीं होती, एक लिक्विड होता है। जब ये ब्लास्ट करता है तो इसके अंदर से जो है वो टाइनी पार्टिकल्स जिसकी बॉडी पे भी पड़ते हैं, तो क्या होता है ब्लिस्टर्स कॉज करता है। ब्लिस्टर्स मीन छाले पड़ जाते हैं, और इससे जो है वो वर्ल्ड वॉर 1 में जो है वो बहुत ज्यादा तबाही मचाई गई। अगर आप देखना चाहें मस्टर्ड गैस को कि इसको प्रिपेयर कैसे किया जाता है, तो मैं आपको इसको प्रिपेयर करके भी बता दूंगा। यहां पे हम कर लेते हैं इसको प्रिपेयर। तो बेटा इसके लिए देखें उसने जो आपके पास रिएक्टेंट्स हैं वो क्या लिए हैं। उसने बेटा आपके पास लिए सबसे पहले अल्कीन लिए 2CH2 डबल बॉन्ड CH2, और बाद में क्या लिया है H2 एंड Cl2, मतलब कि डाई सल्फर डाइक्लोराइड, जिसको आप सल्फर क्लोराइड भी कह सकते हो। तो बच्चों आप देखें क्या बन गया, सल्फर जो है बिकॉज इट हैज टेंडेंसी ऑफ मेकिंग 2 बॉन्ड्स, तो ये क्या करेगा लास्ट रिएक्शन सल्फर CH2 एंड Cl एंड CH2 एंड Cl, और प्लस क्या आ जाएगा सल्फर। आइए बच्चों इसको बैलेंस करते हैं हम लोग। कार्बन आपके पास कितने थे गौर करें, 1 and 1 2, और बेटा 2 into 2 4, तो बेटा एक ये 1 2 3 4 कार्बन जी आपके पास पूरे हैं। हाइड्रोजन कितने थे 2 and 2 4, और 2 4s 8, तो बेटा 2 4 6 8, ये भी आपके पास स्टेबल हो गए। सल्फर बच्चों के पास कितने थे 2 थे बेटा 1 and 1 2, तो बेटा ये भी स्टेबल हो गया। क्लोरीन कितने थे 2 बेटा 1 and 1 2, तो ये भी आपके पास स्टेबल हो गया। और ये जो लास्ट में बना हुआ है इसको आप कहते हैं 2,2 डाइक्लोरोइथाइल सल्फाइड भी कह सकते हैं, या इसको जो इसका एक स्पेशल नेम है मस्टर्ड गैस, इसको वो भी कहा जा सकता है। तो कहता है इसके अंदर एज अ स्टार्टिंग मटेरियल फॉर अ लार्ज नंबर ऑफ केमिकल्स ऑफ इंडस्ट्रियल यूज सच एज ग्लाइकोल्स, बेटा ग्लाइकोल यहाँ पे बना हुआ है 2 किधर गया, ये 2 आपके पास जो मैंने अभी रेस किया ऊपर से, जिसके अंदर 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप थे। तो ग्लाइकोल्स की प्रिपरेशन के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जाता है, इथाइल हैलाइड की प्रिपरेशन के लिए भी यूज किया जाता है, और इथाइल अल्कोहल की प्रिपरेशन के लिए भी यूज किया जाता है। तो बच्चों आपका सेकंड चैप्टर जो है वो जो आप पढ़ रहे थे उसका सेकंड टॉपिक जो है जो कि अल्कीन था, उसके जनरल रिएक्शन, उसकी डेफिनेशन, उसकी सारी प्रॉपर्टीज,
उसके फर्दर रिएक्शंस, उसकी रिएक्टिविटी, उसके यूजेस, हमने जो है उसके मैकेनिज्म, हमने सब चीजें जो है इसके अंदर की हैं और मैंने आपको सारा वर्ड टू वर्ड करवा दिया इसीलिए ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। तो उम्मीद करता हूं इंशाल्लाह आप इसको बड़ी अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर सकेंगे और ये भी उम्मीद करता हूं कि आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे जरूर बताएंगे ताकि मैं उसको क्लियर कर सकूं। तो बच्चों इसको आप तैयार करिए साथ साथ और अपना ख्याल रखिए। स्टे होम, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज।